तो आप सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। आपको यकीन दिलाता हूं, जितना सच बोलेंगे उतनी ही इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ेगी। कुछ लोगों को इंटॉलरेंस नेगेटिव शब्द लगता है। अगर भारत राष्ट्र इंटॉलरेंट होने से बचता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर में इंटॉलरेंट पैदा हो जाए। यह किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं जिससे कि आपके अंदर यह भाव पैदा हो कि आप जब अपने लिए नहीं करते और किसी मिशन को ये मानते हैं कि ये हमसे जुड़े न जुड़े, इसका कोई क्रेडिट हमको मिले न मिले, हमें इसके बारे में कोई पुरस्कार मिले न मिले, तब भी आप अपनी बात को कहते हैं। 2013 में इस बातचीत को आजमगढ़ में जब पहली बार मैं बोला तब मैंने वहां रखी और मुझे ये लगता था कि आप अपनी बात को कहते रहिए। 13 में बोलना शुरू किया जब पता भी नहीं था कि भारत के सनातनी अपने हीरो को बदल देंगे इस बार। 2016 में दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आदमी, न हम जीवन में कभी उससे मिले न मिलने की ख्वाहिश, इसी सोशल मीडिया से इस कैलेंडर के बारे में कम से कम हर मीटिंग में, हर सभा में, हर चौराहे पे, हर पुलिया पे अपनी बात को रखा। सोशल मीडिया तेज हो गया, उसमें भी बात आने लगी। जो दिल्ली में आए हैं गुजरात से 15 साल की ट्रेनिंग लेके, वो सोशल मीडिया का मास्टर आदमी है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब अखबार वाले उसको नहीं छापते थे, टेलीविजन वाले नहीं दिखाते थे, तब वो ऐसे ही संवाद करता था सीधे तौर पे। 2016 में बहुत सारे लोगों ने कहा क्या बेकार का इशू उठा रखा है। हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन हमें यह यकीन जरूर था कि हमारी बात देर सवेर किसी के कान में पहुंचनी चाहिए। हम किसी संसद के पास नहीं गए कि साहब ये हम पिटीशन देना चाहते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी नहीं दी। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री निवास पर कुछ एक मित्रों ने स्कैन कॉपी भेजी और बताया गया कि प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के ऊपर प्रधानमंत्री के ऑफिशियल लेटर पैड पे सका संवत की डेट पड़ी हुई है। इतना ही भर करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए वंदे मातरम के बारे में सारे तथ्य मौजूद हैं। पार्लियामेंट की डिटेल निकालने के बगैर हम कोई बात बोलते नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। इसलिए तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन आप सब कहते हैं कि 14 आया तो देश बदला। मैं कतई ये बात नहीं मानता। आप बदले तो 14 पैदा हुआ। हमने कोई चुनाव कम से कम पिछले 5 लोकसभा चुनाव मैंने पास से देखे पत्रकार की हैसियत। आज तक आपने अपने दिलों पे हाथ रखे हैं। आपने यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, महापिछड़ा, अब तो ये नौबत आ गई है कि ये भी बताया गया कि ये महादलित हैं। यानी दलितों में भी एक महादलित पैदा हो, पिछड़ों में भी एक महापिछड़े पैदा हो। आपने कभी भी सच बोलिए। अगर गलतियां हमने की हैं तो उसको सुधारने के लिए इंडिया गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन के अंदर उस गलती को सुधार लीजिए। आपने पहली बार सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए सत्ता बदली और सत्ता पे बैठने वालों को उनके ऊपर यह दबाव है। उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इन्होंने हमें सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है। यह समाज गड्ढों में चलने के लिए राजी है और भी कई कष्टों के लिए सहने के लिए तैयार है।
लेकिन जिस बात के लिए चुना है उसका दबाव भारत राष्ट्र के 95 करोड़ हिंदुओं को बनाए रखना है। और आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि तलवार लेके किसी को मारना है, किसी को गाली देनी है। आपकी संस्कृति परंपरा, आपके साहित्य में यह नहीं सिखाया गया है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने किसी की गर्दन के ऊपर तलवार रख के नहीं कहा कि अपना मजहब बदलो। यह हमारे फलसफे का हिस्सा नहीं है, यह कुरान के फलसफे का हिस्सा है कि युद्ध में और जंग में जो भी प्रॉपर्टी मिले वो भी तुम्हारी, और उस युद्ध में और जंग में अगर औरतों को भी जीता गया है तो औरतों का भी हिस्सा बांट होगा। यह हमारी फिलॉसफी नहीं है, यह कुरान की फिलॉसफी है। इसलिए औरतों का भी हिस्सा बांट होता था। तो आप सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। आपको यकीन दिलाता हूं, जितना सच बोलेंगे उतनी ही इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ेगी। कुछ लोगों को इंटॉलरेंस नेगेटिव शब्द लगता है। अगर भारत राष्ट्र इंटॉलरेंट होने से बचता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर में इंटॉलरेंट पैदा हो जाए। हम आम नागरिक हैं, हमें छोटी छोटी सी बात पर इस देश में हर एक का अनुमोदन हम चाहते हैं। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं कि हम जो काम करें शत्रु उसका जब तक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक हम महान नहीं कहलाएंगे। हमारी जिंदगी में न संविधान है, न संसद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आज भी इस 95 करोड़ सनातनियों में से मेजॉरिटी आज भी उस बीमारी से ग्रस्त है। और आप तो उस दौर के लोगों में हैं। हम खुशनसीब हैं इस बात के, हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि इतिहास के उस मोड़ पर हम वो कुछ होते हुए देख रहे हैं जो हमने 47 में देखा नहीं था। यह लम्हा, यह क्षण आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आप जाति के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, करिए। आप भाषा के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, करिए। लेकिन राष्ट्र के लिए कोई एक काम चुन लीजिए और उसे ईमानदारी से करिए। इस बात का ध्यान रखें। आज भी बहुत सारी घटनाएं जो 1947 में हुई, 1947 से पहले हुई, कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि हम सच को इतना नीचे दबा देंगे कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सच की एक प्रवृत्ति होती है, जितना नीचे सच को दबाते हैं सच उतनी ही ताकत से बाहर निकलता है। 2022 के भारत में इतने सच बाहर निकल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा किसको छुपाएं किसको रखें। और सच जब पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है और आप यादव ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं होते और आपकी शक्ति इतनी ताकतवर होती है और आप उसका सामूहिक प्रदर्शन करते हैं तो इस देश में लोग कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगते हैं। आपने किसी से रिवॉल्वर रख के नहीं कहा कि जनेऊ पहनो, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने अपना जनेऊ ठीक कर लिया। इसलिए लोगों की समझ में आ गया कि जनेऊ जिसने नहीं पहना वो दिल्ली में नहीं पहुंचेगा। इस शक्ति को पहचानिए। यह हमारी कायरता है, यह हमारी लालच है कि हम तमाम सारे समाज के लोग असली पुरुषार्थियों को और बहादुरों को अपना हीरो नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे देश में भगवान राम को गाली देना, माता सीता के बारे में अशब्द कर देना आसान बात है,
लेकिन एक साहब इतने महान हैं, बिना हमारी सहमति के हमारे पिताजी हैं। हमें मालूम ही नहीं है कब हमारे पिता बने, और उनके बारे में अगर कुछ कह दोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए सच बात को बोलिए भाई। हम उस सनातनी समाज के लोग हैं जहां हर छोटी छोटी बात पर शास्त्रार्थ होता था। जिसकी बात सही होती थी उसकी जाति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, यह तय नहीं होता था। वो समाज आज महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने में वो लोग जेल जाते हैं, और मां सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हजारों संगठन हैं, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास वन के कोर्स में जे रामानुजम की एक किताब पढ़ाई गई, और उस जे रामानुजम की किताब में एक चैप्टर था 10 साल तक। क्या उस बीए पास वन के कोर्स में बच्चों में कोई सनातनी हिंदू परिवार के बच्चे नहीं थे? किसी राष्ट्रवादी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था क्या? लेकिन हमें यह बता दिया गया है, अपना काम से काम रखो, तुम्हें इसमें क्यों पढ़ना है? इधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ, उधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ। अब सब रास्ते बंद हो गए हैं।